नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका सपोर्ट देने के लिए। लास्ट वीडियो पे जो कि मैंने टीवीएस रॉनिन के ऊपर बनाया था वो मेरा ओनरशिप रिव्यू था, और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से वेलकम करूंगा हमारे इस बाइक के ओनर का, जो कि हैं अंकित। तो अंकित प्लीज़ आइए और हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करिए। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू इस चैनल पे बुलाने के लिए, और मैं ट्राई करूंगा कि मोस्टली सब कुछ जितना हो सके मैं कवर करूं। यस, और इस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपने जब बाइक ली तो आपने और भी कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या क्या कंसिडर किया, आपने और कौन सी बाइक देखी थी, या फिर आपको सिर्फ इंटरसेप्टर लेना था। तो ओवरऑल आपका प्री बाइंग एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करिए। तो एक्चुअली मैं अगर थोड़ा बैकग्राउंड दूं तो मैंने 2015 में अपना फर्स्ट बाइक लिया था एवेंजर, और 2015 से 2024 तक मैंने और कोई बाइक नहीं लिया। तो तो मैं 220 सीसी एवेंजर स्ट्रीट ही चला रहा था। तो मेरा राइडिंग रेंज था उतना ज्यादा नहीं था। तो मैंने जो रेंट करके चला था वही था। तो मैक्सिमम मेरा ये था कि मुझे 400 सीसी से ऊपर जाना है। सिर्फ सीसी का ये नहीं था, मुझे ये था कि थोड़ा सा पावर, हाईवे पे टूरिंग एबिलिटीज और थोड़ा सा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज वो सब भी था। तो मैंने हार्ले डेविडसन X440, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर, और बाद में फिर हिमालयन भी लॉन्च हो गई थी, लेकिन वो मेरे बुक करने के बाद आई थी। और ESD की भी मैंने शायद एक रोडस्टर और स्क्रैम्बलर जो भी है, तो दोनों मैंने ट्राई किया था। तो ESD तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसके इंजन वाइब्रेशंस और वो सब, तो मैंने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था। स्क्रैम्बलर और हार्ले डेविडसन X440 उन दोनों में आके टिका हुआ था। लेकिन ये बाइक जो है, जो मेरे पहले से ही मेरे रेडार में थी कि हाँ ये मुझे बहुत, तो स्टार्टिंग में भी मैंने कई बार इसको चलाया हुआ था फ्रेंड्स का, और शोरूम पे जाके ऐसे बीच बीच में चलाना। तो मुझे इसका ओवरऑल डायनामिक्स जो है, और राइडिंग ट्रायंगल, इंजन परफॉर्मेंस, वाइब्रेशन, NVH लेवल्स, तो मुझे बहुत पहले से ही बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैंने सोचा चलो लेट्स गिव अ चांस टू स्क्रैम्बलर और वो सब भी। तो वो भी बहुत अच्छे बाइक्स है, नो डाउट। तो उसमें आपका जब आपने अलग अलग बाइक्स, ऑब्वियसली आप शोरूम पे गए होंगे, तो वहां पे आपका प्री सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था? प्री सेल्स एक्सपीरियंस मेरा अच्छा तो नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। हार्ले डेविडसन इसका नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं HD 440X और ट्रायम्फ का। तो ट्रायम्फ का जो था, मैं बजाज शोरूम में नहीं गया था, मैं मेन ट्रायम्फ शोरूम में ही गया था। तो वहां पे तो जो मुझे फील हुआ, जो स्पीड 400 और X440 को उतना ज्यादा वेटेज नहीं दिया जा रहा था जितना उनके मेन फ्लैगशिप मॉडल्स है। तो और प्लस उस पे टेस्ट राइड करने के लिए बहुत सारे लोग थे, तो मैनेज नहीं था, और जब वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे उनके, उतना दे वर नॉट क्लैरिफाइंग माय क्वेश्चंस डायरेक्टली। और ये हो सकता है कि उस समय जस्ट लॉन्च हुई हो, तो ये हो, अब जाके थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया वो प्रोसेस, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय ऐसा था। और फिर आपने आई थिंक 3-4 बाइक्स देखने के बाद रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर ये फाइनल किया आपने, कि आपका स्टार्टिंग से ही मन था कि मुझे इंटरसेप्टर ही लेनी है, बट मैं और भी बाइक्स देख लेता हूं। मेरा ये था कि मैं चांस देता हूं दूसरे बाइक्स को, क्या पता बहुत अच्छा लगे। लेकिन उसके बाद भी मेरा ये था कि हाँ नहीं, मुझे इसके साथ ही जाना चाहिए। और लेकिन इसका शोरूम एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा, पसंद आया, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछ रहा था वो लोग बहुत ज्यादा प्रॉम्प्टली आंसर कर रहे थे, और मुझे तुरंत बाइक भी मिल गई थी टेस्ट राइड करने के लिए। बाइक का क्वालिटी भी अच्छा था, और उसके बाद भी सपोर्ट काफी अच्छा लगा। दे वर कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप एंड ऑल। तो अच्छा, मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जितने भी मैंने इंटरसेप्टर रोड्स पे देखा है, ये कलर मुझे नहीं दिखा है। हाँ, ये तो एक्चुअली ये एक क्लासिक रेट्रो बाइक है। जो क्लासिक रेट्रो बाइक्स है उसको आपने ज्यादातर क्रोम में देखा होगा। क्रोम मॉडल्स, क्रोम साइलेंसर्स, कॉन्टिनेंटल GT, इंटरसेप्टर के भी पुराने जो मॉडल्स आते थे वो क्रोम के साथ ही आते थे, इंजन केसिंग्स और साइलेंसर। हाँ, मुझे याद है कि मेरे एक लाइक सर हुआ करते थे, उनके पास आई थिंक वो रेड और एक क्रीम, शायद वो सनसेट स्ट्रिप बोलते हैं उस मॉडल को। तो अगर आप इस मॉडल के साथ जाते हैं, तो आपको वो जो क्लास मॉडर्न रेट्रो जो क्लासिक लुक है उससे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इंजन केसिंग साइलेंसर है, इस पे ऑक्सीडेशन के दाग आने मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान है, मेंटेनेबल है। और प्लस सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है, इसके साथ अलॉय व्हील्स आते हैं, तो आपको ट्यूबलेस टायर्स स्टॉक आ जाते हैं।
और आई थिंक दूसरे मॉडल्स में आपको स्पोक्स आते हैं। पहले वो स्पोक्स थे और वो ट्यूब थे। अब मुझे नहीं पता कि अब स्पोक में ट्यूबलेस आते हैं नहीं आते, लेकिन इसमें ट्यूब अलॉय व्हील्स हैं तो बाय डिफॉल्ट ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। और ट्यूबलेस टायर्स तो बहुत आज के डेट में मैंडेटरी है, अगर आप बाहर टूरिंग कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और स्पेशली ऐसे इस वेट 220 kg की बाइक है ये, अगर पंक्चर हो जाती है तो आप इसको नहीं पुश करके जा सकते हैं। तो एटलीस्ट इतना रेंज होना चाहिए पंचर होने के बाद भी कि आप नेक्स्ट पंक्चर वाले के पास पहुंच। तो ये बाइक आपको ऑन रोड कितने की पड़ी, और आपने सारा कुछ इंश्योरेंस वगैरह शोरूम से ही करवाया था कि कैसा था आपका? हाँ, मैंने फर्स्ट इंश्योरेंस शोरूम से लिया था, उसके बाद मैंने खुद ही किया था। तो मैंने शायद ऑनलाइन ऑन रोड टोटल 4,10,000 के आसपास दिया था, जिसमें ये वाइजर भी इंक्लूडेड है, सम्प गार्ड और ये नी गार्ड्स। तो ये तीनों रॉयल एनफील्ड के ही हैं। ये तीनों के साथ मुझे टोटल इतने पड़े। ओके। और उसके बाद फिर आप ये बाइक कितनी रन कर चुके हैं अभी तक? मैंने ये ऑलमोस्ट 9,350। और उस सॉरी, मेन क्वेश्चन ये, आपने ये लिया कब था? हाँ, ये मैंने लिया था, मुझे डिलीवरी मिली थी इसकी अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024, तो ऑलमोस्ट 1 year and 6 1 year 6 months 6 months ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अभी तक आपको इस बाइक को चलाने के बाद कभी ऐसा लगा कि नहीं, मैं कोई और बाइक ले सकता था, या फिर आपको थोड़ा सा भी माइंड में ऐसा रिग्रेट फील हुआ कि नहीं, मुझे ये बाइक नहीं लेनी चाहिए? मतलब रिग्रेट तो नहीं हुआ, इस बाइक अभी भी मैं बहुत फुली सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वन बाइक गराज नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ मैं सिर्फ ये रख के मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज लैक करती है। वो तो है। कहने का मतलब है कि एक स्कूटी, अगर आप स्कूटी एक साइड में या फिर कोई दूसरी बाइक रख सकते हैं। मैं ये है कि मुझे अगर मेरे गराज में इसके अलावा मैं एक एडीवी रखना चाहूंगा। एडीवी कुछ भी हो सकता है, वो एक्सपल्स भी हो सकता है, हिमालयन भी हो सकता है, उसका कोई प्रेफरेंस। एडीवी तो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है। तो लेकिन हाईवे क्रूजिंग के लिए मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा मजा किसी पे आ सकता है। ये मतलब मैं अपना प्रेफरेंस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए ऐसा हो। मैं अपना हालांकि मैं भी अभी इस पे मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 hour की जर्नी कंप्लीट किया हमने, और मैं पिलियन सीट पे बैठा था। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट है ये थोड़ी सी मॉडिफाइड इन द सेंस की थोड़ी सी रेज्ड है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका ग्रैब रेल है ना, ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है, और जब बाइक चलती है तो मैं थोड़ा सा पीछे खिसकता जाता हूँ, मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। सीट्स कंफर्टेबल है नो डाउट, बट जब आपको पॉट होल्स वगैरह मिलते हैं ना, तो सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। हालांकि आपसे मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आप सस्पेंशन, देन ब्रेक्स के बारे में, एंड देन राइडिंग पोस्चर के बारे में बात कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये तो पहले सीट की बात करूं तो ये एक्चुअली कस्टम मेड सहारा सीट है, और जिसमें फोम और जेल पैड इंक्लूडेड है। तो ये मैंने स्पेसिफिकली टूरिंग के लिए लगाया था। तो ये मेरा पिलियन राइडिंग के हिसाब से बिल्कुल भी डिजाइन नहीं है, क्योंकि मैं पिलियन यूजेज मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 99% मैं अकेले ही चलाता हूँ इसको, मोस्टली वीकेंड राइड्स और लॉन्ग टूर्स में मैं इसको यूज करता हूँ। तो इसीलिए ये थोड़ा रेज्ड है, लेकिन राइडर कंफर्ट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो सस्पेंशन इस बाइक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वॉलोई है। आपको हार्ड लगा होगा, लेकिन एक्चुअली बहुत सॉफ्ट है ये। बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो रेयर सस्पेंशन है, यहाँ पे 4 वे एडजस्टेबल प्रीलोड सेटिंग्स के साथ आता है, और बाय डिफॉल्ट ये सबसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग के साथ आता है। अच्छा, तो इसको हम 4 वे एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रॉम सॉफ्टर टू द हार्डेस्ट। तो 1 will be the hardest, 4 will be the softest। तो अभी ये सॉफ्टेस्ट पे है। मैं इसके साथ अभी मैं एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया मैंने ज्यादा। तो बट आपको फ्रंट वाले में आई बिलीव कि यूएसडी फोक्स नहीं है, राइट? हाँ, यूएसडी फोक्स नहीं है इसमें। नॉर्मल आपको लगता है कि उसमें देना चाहिए था यूएसडी फोक्स? हाँ, देना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात हो जाता है, इसका जो डिजाइन लैंग्वेज है उसके साथ फिर वो मैच शायद नहीं करता, पता नहीं। लेकिन शायद वो हो सकता है कि वो इंटरसेप्टर का क्लासिक लुक मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसी बात पे हम अगर देखें तो गेरिला जो अभी लॉन्च हुई है, उसमें भी यूएसडी फोक्स नहीं है। तो हो सकता है रॉयल एनफील्ड का कुछ अंदर इंटरनल डिसीजंस हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस बाइक के डिजाइन के हिसाब से मुझे वो चीज कमी नहीं लगती। लेकिन फ्रंट सस्पेंशन मैं कहूंगा कि और भी ज्यादा सॉफ्ट है। वो बॉटम आउट ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड में अगर आप किसी गड्ढे पे जाते हो तो बॉटम आउट हो जाती है। तो आप पीछे वाले तो फिर भी एडजस्टेबल कर सकते हो, फ्रंट एडजस्ट नहीं हो सकता। तो आपको अगर बेटर करना है तो आपको नया ही लगाना होगा, जो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है।
जैसे मेरे पास तो ऑब्वियसली रॉनिन है, बट कंपैरिजन हम नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक आपने भी एक बार रॉनिन चलाई थी, तो आपको उसका सस्पेंशन नहीं, रॉनिन का सस्पेंशन वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत इन कंपैरिजन, बट अगर मैं सिर्फ रॉनिन की बात करूं, ऑब्वियसली इसमें रॉनिन की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम। मुझे पर्सनली रॉनिन का सस्पेंशन अगेन उतना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, हाँ, मुझे हो सकता है मेरा बार बहुत ही लो सेट है इसका। नहीं, बिकॉज आई थिंक आपका इंटरसेप्टर के व्यू से अगर आप देखें रॉनिन, तो वो देन अगेन मेरा जो परसेप्शन है वो यामाहा से आता है, तो यामाहा का मुझे सस्पेंशन अच्छा लगता था। तो हर एक बाइक का अलग अलग कंपैरिजन। तो और ये भी हो सकता है कि सस्पेंशन आल्सो मैटर्स, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बाइक। करेक्ट। तो ये 220 kg है, तो उसके हिसाब से सस्पेंशन अलग एक्ट करेगा। और सस्पेंशन का सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि सस्पेंशन कंफर्ट के लिए लगाया हुआ है। नहीं, सस्पेंशन लगाया हुआ है बाइक को रोड के साथ कांटेक्ट रखने में, ओके, स्टेबिलिटी के लिए। ओके, कंफर्ट इज अ साइड इफेक्ट। कंफर्ट बाद में आता है, लेकिन मेनली वो बाइक की स्टेबिलिटी। थोड़ी नई चीज मुझे भी पता चल रही है, तो वो है। लेकिन हाँ, सस्पेंशन अच्छा होना ही चाहिए, वो बहुत ही बड़ा ये प्रीरेक्विजिट है। हो सकता है मैं आगे चल के फ्रंट वाले चेंज करूं, अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। एंड ब्रेक्स के बारे में आपका क्या? ब्रेक्स मैंने अभी तक स्टॉक ही रखा है, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है। शायद मैं और 1500 किलोमीटर करके मैं फिर चेंज करूंगा। ओके। लेकिन इसके स्टॉक ब्रेक्स जो है वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, 2500 के आसपास आते हैं दोनों। और बाई ब्रेक के ब्रेक्स हैं, दोनों डिस्क। और ब्रेक्स का बाइट मुझे अच्छा लगता है काफी, उस पर मुझे कोई डाउट नहीं। फ्रंट एंड रेयर दोनों, फ्रंट रेयर दोनों। ओके। और ये ड्यूअल एबीएस के साथ आती है, राइट? ड्यूअल एबीएस के साथ आती है। और मैंने कई बार ऐसा हुआ है, मैंने जैसे बहुत रूरल एरियाज में, हाईवेज में भी कभी-कभी अचानक से, हमारे इंडियन रोड्स में बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये चीज कि आपके सामने कभी भी कुछ भी आ सकता है। करेक्ट। तो मैंने बहुत बार पैनिक ब्रेकिंग भी किया है। एबीएस बहुत अच्छा काम करता है इसमें। कभी भी स्किड नहीं हुआ ये बाइक, कंसिडरिंग द वेट ऑफ द बाइक। और मैं भी जब आ रहा था लाइक पीछे बैठ के, तो मुझे लाइक ऑब्वियसली मैं तो नहीं चला रहा था बाइक, बट जब अंकित जी चला रहे थे तो वो मुझे फील हो रहा था कि एक आपको कॉन्फिडेंस आता है बाइक चलाने में। और अगर आप हाई स्पीड में भी चलाते हैं, मुझे वो लग रहा था कि हाँ, आप काफी कॉन्फिडेंट होता है। तो उस पर आपका क्या कहना होगा कि कितनी स्पीड पे चलाने पर और हाई स्पीड में चलाने पर कॉन्फिडेंस कैसा होता है बाइक में? आपको ऐसा लगता है कि लाइक बाइक आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है या फिर आपके कंट्रोल में रहती है? हाँ, नहीं, तो एक्चुअली ये बाइक जो है, ये मैं बता दूं, ये एक ऑयल कूल्ड लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। तो ये दिस इज डिजाइन फॉर रिलैक्स्ड क्रूजिंग। ये बहुत ही हाई कंप्रेशन इंजन नहीं है केटीएम्स की तरह, जो रेड लाइनिंग के लिए बना है। अगर आप रेड लाइनिंग चेज कर रहे हो तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। तो ये क्रूजिंग अगर आप अच्छा पसंद करते हो, हाई स्पीड क्रूजिंग, तो ये बाइक परफेक्ट है। ओके। जबकि हालांकि ये तेज जाती है, इसका रिकॉर्डेड हाई स्पीड 170 के आसपास है, लेकिन मैंने पर्सनली इसको 155 ऑलमोस्ट 160 किया है एक बार। हालांकि हम रेकमेंड नहीं करते हैं इंडियन हाईवेज में। इंडियन हाईवेज डिजाइन भी नहीं है स्पीड्स के लिए। मैंने 2 सेकंड के लिए टच किया था देखने के लिए, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत स्टेबल है। मुझे कहीं पे भी ऐसा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लगा कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है या फिर फिश टेल हो रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं फील हुआ। लाइक राइडिंग पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो आपके हाइट के हिसाब से राइडिंग पोजीशन, जैसे मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो काफी आगे बेंड होके चलाते हैं, आपका क्या? मेरा हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, और मुझे सही लगता है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप 6 के ऊपर हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्लाउच करना पड़ेगा, क्योंकि ये हैंडल बार थोड़ा सा ये कॉन्टिनेंटल जीटी की तरह नहीं है। कॉन्टिनेंटल जीटी में तो क्लिप ऑन राइड जाते हो, बहुत एग्रेसिव। ये वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा स्लाउच करना पड़ेगा अगर आप ज्यादा हाइट पे हैं। और इसके जो फुट पैक्स है वो रेयर सेट है, तो वो ठीक है, वो कंफर्टेबल है। लेकिन आप उसमें भी अगर बहुत ज्यादा हाइट है तो आपके पैर बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड हो जाएंगे। तो उस केस में मुझे लगता है कि अगर आप 6'1", 6'2" हैं, तो आपको ये हैंडल बार राइजर्स लगाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हैंडल बार आपने अलग से लगवाया है? नहीं, ये तो लगा हुआ आता है। ये जो ऊपर जो बार है बैलेंसिंग, तो ये एक्चुअली रॉयल एनफील्ड से ही लगा हुआ आता है स्टॉक। तो इसका जो लॉजिक है, जितना मैंने पढ़ा है और सुना है, कि वो वाइब्रेशंस को बैलेंस आउट करने के लिए होता है। कि हैंडल में जो वाइब्रेशंस है वो इस बार के थ्रू जाके फिर टायर्स में चला जाता है, तो ताकि हाथ में फील ना हो। और बाइक का ओवरऑल वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसा लगता है? वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। जैसे अगर मैं अकेला चला रहा हूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम परफेक्ट लगा। लेकिन अभी मैंने जैसे पिलियन हम लोग साथ में आए, तो उस केस में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। बस ये था कि जो बाइक इंजन का जो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन है और किस आरपीएम में टॉर्क डिलीवर होता है, उस पे थोड़ा सा मुझे चेंज लगा बस। लेकिन तभी भी मुझे फील नहीं हुआ कि इंजन अंडर पावर्ड। ओके। एंड सर्विस के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक सर्विस, जहां तक मुझे, ऑब्वियसली मैंने कभी रॉयल एनफील्ड ओन नहीं की है, बट रॉयल एनफील्ड के सर्विस मुझे जहां तक सुनने में आते हैं कि थोड़े ठीक रहते हैं, लाइक नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, लाइक ओवरऑल एवरेज रहते हैं। आपका उस पे क्या कहना है? तो मैंने भी बहुत ही ये सुना था
कि सर्विस उतना अच्छा नहीं है, रॉयल एनफील्ड का बेटर होना चाहिए वो। तो लेकिन मुझे आज तक इसमें मुझे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ तो वो पूरा जितने भी मेरे क्वेरीज हैं सब लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं, और जब उसके काम होने के टाइम पे भी अगर उनको कुछ फील होता है तो मुझे डायरेक्ट कॉल करके बोलते हैं कि ये है, क्या आप इस चीज को रिप्लेस करना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे। तो वो डिसीजन मेरे पे छोड़ते हैं, खुद से नहीं करते हैं। और प्लस ओवरऑल सर्विस क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसका जो सर्विस की बुकिंग होती है, जैसे मैं टीवीएस में क्या है, मैं टीवीएस की बार इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास टीवीएस बाइक है, तो मैं जस्ट ऐसा कंपेयर कर रहा हूँ। टीवीएस में आप टीवीएस के ऐप्स के थ्रू सर्विस रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, इनका कैसे होता है? हाँ, इनका भी ऐप के थ्रू होता है, इनका व्हाट्सएप के थ्रू भी होता है, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। लेकिन इसका सर्विस का पीरियड आने से पहले ही मुझे उनसे कॉल आ जाता है कि आपका आने वाला है, क्या कब आप करना चाहते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैं डेट के हिसाब से, और मैं एक चीज फॉलो करता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि कब आपका सर्विस सेंटर ओपन हो रहा है सुबह। मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पहुंचता हूँ जब कोई नहीं होता उस समय। और ताकि अच्छे से और ढंग से मैं अपने बाइक को समझाता हूँ कि ये है। हालांकि मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। तो आई थिंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये बाइक किसके लिए सूटेबल होगी और किसके लिए नहीं होगी? कौन ले सकता है, या फिर क्या कंडीशन होगी जिनको ये बाइक सूट नहीं कर सकती है? तो ये एक अगर आपका यूजेज सिर्फ और सिर्फ सिटी यूजेज है और आप सिटी कम्यूट्स के लिए यूज कर रहे हैं, और अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए, तो मुझे नहीं लगता ये बाइक आपके लिए। क्योंकि सिटी में तो ये ऑयल प्लस एयर कूल्ड सिंगल पैरेलल ट्विन लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। तो ये ऑयल एंड एयर कूल्ड है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आप रुक के जा रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड गियर में, तो ये बहुत ज्यादा हीट अप करता है। ये बहुत बड़ा इशू है। अभी भी हम यहाँ खड़े हैं तो हमको हीट वो फील, लेकिन ये तो काफी कम है, क्योंकि अभी हम लगातार राइड करते आए हैं, एयर फ्लो सही था और इंजन ऑयल का भी जो सर्कुलेशन चलता रहा है, तो उस केस में पैरों में फील नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली सिटी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपके शिन्स में 110% आपको हीट फील होगा ही होगा। और आप शॉर्ट्स पहन के, चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते। ऐसे भी नहीं चलाना चाहिए, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं चलाना चाहिए। आप हमेशा फुल पैंट्स शूज पहन के ही चलाए, और ये बाइक तो बिल्कुल भी ना चलाए बिना शूज। तो आपने ये तो बता दिया कि लेकिन अगर आपका पर्पस ये है कि आपको हाईवे क्रूजिंग करना है, टूरिंग करना है, आपको रिलैक्स राइडिंग करना है, और मैंने ये भी चीज नोटिस किया कि अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में भी है 120 130 में बिना शिफ्ट डाउन किए आराम से आप ओवरटेक कर सकते हैं हाईवेज में विदाउट एनी इशू। तो ये 47 PS ऑफ पावर एंड 57 न्यूटन मीटर स्टॉक के साथ आता है, तो पावर की कोई कमी नहीं है। वाइब्रेशंस है इस बाइक में? वाइब्रेशंस मेरे ख्याल से शायद 5500 6000 आरपीएम के ऊपर आता है, तो भी ज्यादातर हैंडल्स में फील होता है। लेकिन उसके नीचे अगर आप आराम से 110 120 में भी आप क्रूज करते हैं तो आपको कुछ नहीं, आराम से बटर स्मूथ फील होगा। तो आई थिंक गाइज काफी कुछ हमने यहाँ पे कवर किया। अगर हम कुछ भूल रहे हैं या फिर आप कुछ बताना चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा बाइक और इसके अलावा इसके अलावा टायर्स जो मैं बोलना चाहूंगा, ये सिएट पहले जो एक्चुअली अर्लियर वर्जन्स ऑफ इंटरसेप्टर में पिरेली स्कॉर्पियन टायर्स आते थे, लेकिन अब सिएट क्रूज टायर्स आते हैं। आई थिंक वो टायर्स थोड़े महंगे होते हैं, वो महंगे होते हैं, ये थोड़े से सस्ते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बेटर है उससे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब वेट रोड कंडीशंस में, ऑफ रोड कंडीशंस में ये टायर्स सूटेबल नहीं है। लेकिन कॉन्टिनेंटल जीटी के जो टायर्स आते हैं, वेडेस्टाइन सेंटोरो टायर्स, वो इससे बेटर है। तो आप उस पे स्विच कर सकते हैं अगर आपको टायर्स पसंद नहीं है। मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन शायद मैं भी 2000 3000 और किलोमीटर्स के बाद शायद चेंज करूं, मे बी थोड़े और ग्रिप वाले टायर्स के साथ। और इसका जो स्पीडोमीटर है, आई थिंक ये डिजिटल नहीं है, डिजिटल एनालॉग है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे एक्चुअली एनालॉग ही चाहिए था। मुझे वो एनालॉग का जो फीडबैक है वो मुझे पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे टीएफटी स्क्रीन्स मुझे नहीं, शायद मैं उस तरह का हूँ, मुझे मॉडर्न रेट्रो बाइक्स पसंद है, इसलिए मुझे वो है। लेकिन इसके अलावा छोटा सा एलईडी स्क्रीन है, डिस्प्ले है, जिसपे फ्यूल इंडिकेटर दिखता है, शो होता है। एंड आपका किलोमीटर्स कितना कवर हुआ है, ओडोमीटर एंड फ्यूल गेज। लेकिन उस पे आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो सकते। उसका खुद का ही माइंड है, वो उसका मन करेगा, वो दिखाएगा अरे मैं तो प्यासी चल रही हूँ, तो एकदम से 1 दिखा देगा 3 से। और ये मैंने देखा है जब मैं बाइक्स ले रहा था, तो मैंने रिव्यू वीडियोस में भी देखा कि लाइक मेटियोर हो गई या फिर आपकी क्लासिक 350 हो गई, उनके साथ भी ये फ्यूल जो मीटर होता है उसका थोड़ा सा इशू रहता है। उसका इशू है, पता नहीं क्या है। मैं अगर कोई रॉयल एनफील्ड रिप्रेजेंटेटिव ये वीडियो देख रहा है तो मैं कहूंगा कि इसको प्लीज फिक्स कीजिए। आप 100 साल पुराना कंपनी है ये, एटलीस्ट ये तो आप फिक्स कर ही सकते हैं। तो और उसके अलावा मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ कि मैं अराउंड 260 270 किलोमीटर्स पर फुल टैंक
के हिसाब से लेके चलता हूँ। Okay. तो अगर 260 किलोमीटर कंप्लीट हो गया तो मैं खुद ही जाके टॉप अप करा लेता हूँ टैंक। ओके, एंड इसके लाइट्स के थ्रो कैसे हैं? लाइट्स का थ्रो नॉट अप टू द मार्क, ठीक है, पहले से बेटर है। पहले इंटरसेप्टर में हैलोजन्स आते थे, अब एलईडी आता है। हालांकि इंडिकेटर्स अभी भी इंडिकेटर्स और टेल लैंप अभी भी हैलोजन है। Okay. लेकिन जो इसके हेडलाइट से जो स्टैंडर्ड हेडलाइट से जो सारे रॉयल एनफील्ड के बाइक्स में आता है एलईडी, वही सेम तो आप प्रेफर करते हैं कि अगर वो सारे सेटअप में एलईडी देते? हाँ, हालांकि लोग चेंज करते हैं। जो बेस 650 है, हाँ, उसके जो सारे एलईडी सेटअप है पूरा, उसका भी लाइट्स लोग इंटरसेप्टर में लगा रहे हैं, जो कि ठीक अच्छा दिखता है, जो बुरा नहीं दिखता है। ओके। तो अगर आपको अच्छा थ्रो चाहिए तो या तो आप बल्ब चेंज करा लें, नहीं तो आप ऑक्सिलरी लाइट्स लगा। तो लो एंड हाई बीम दोनों का थ्रो अच्छा नहीं है? हाई बीम फिर भी बेटर है, लो एंड और अच्छा हो सकता था, क्योंकि हाई बीम आप हमेशा नहीं चला सकते हैं। ओके, यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं उसमें एलईडी है, बट टेल लाइट में आई थिंक हैलोजन है। हैलोजन से, हाँ। ओके, और इंडिकेटर्स भी हैलोजन है। Okay. और इसके जो मुझे लगता है कि इसका जो स्विच के जो क्वालिटी है और थोड़ा बेटर हो सकता था, कंसिडरिंग दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। मतलब Yes. उनका जो फ्लैगशिप मॉडल्स में 650 सबसे ऊपर आता है, तो उसके हिसाब से। लेकिन अभी जो हिमालयन बाइक्स आ रहे हैं 450, उसकी स्विच क्वालिटीज काफी बेटर है इससे कंपैरिजन। ओके, एंड मिरर्स की विजिबिलिटी वगैरह मेरा कभी लगा कि चेंज कराना चाहिए? नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इसीलिए मैंने अभी तक बार एंड मिरर्स नहीं लगाए हैं। हाँ। हालांकि जब इंटरसेप्टर ओनर्स में काफी फेमस है कि वो बार एंड मिरर्स लगा लेते हैं, लेकिन मुझे उसमें अभी तक ये नहीं पता कि उसका विजिबिलिटी कितना होगा, इसलिए मैंने अभी तक ये सेटअप चेंज नहीं किया। बट पर्सनली अगर मैं देखूं सामने से बाइक, तो जो बाय डिफॉल्ट जो मिरर्स आते हैं वही मुझे ज्यादा इस पे सही लगते हैं। कॉन्टिनेंटल जीटी पे हो सकता है, हाँ, कॉन्टिनेंटल जीटी में शायद हाँ वो बेटर लगते हैं, क्योंकि उसका एग्रेसिव पोस्चर है। करेक्ट। हाँ, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ इशू है, क्योंकि ब्रेक्स हाँ, इस पे भी मेंटेनेंस भी ज्यादा उतना कुछ लगता नहीं है। मैं एवरी 2 वीक्स चेन क्लीनिंग ल्यूबिंग करता हूँ। ओके, और कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से ही वो प्रेशर वॉश नहीं करूँ, क्योंकि वो कभी कभी एयर फिल्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप प्रेशर वॉश करते हैं, जो अंदर एयर फिल्टर होता है, जिसमें से एयर फिल्टर होके वो आपके इंजन के अंदर जाता है और कंबशन होता है, उस पर कभी कभी पानी चला जाता है तो और फंस जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेशर वॉश कम से कम करूँ और खुद ही क्लीन करूँ। ओके, अगर बहुत ज्यादा गंदी लग जाती है, जैसे अगर मैं मानसून में चला रहा हूँ, कीचड़ लगे, तो फिर कराना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। तो उसके अलावा लेकिन लोग बहुत ज्यादा इंटरसेप्टर सर्कल्स में फेमस है कि वो 3 चीजें चेंज करते हैं ओवरऑल बाइक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर करने के लिए। वो है एयर फिल्टर चेंज करते हैं, शायद बीएमसी लगाते हैं, स्पार्क प्लग्स, इरिडियम के स्पार्क प्लग्स लगाते हैं, और जो एग्जॉस्ट है वो चेंज कर देते हैं। वो अभी बहुत सारे आते हैं, रेड रूस्टर, पावर एज। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है बाइक के परफॉर्मेंस ज्यादा दिखता है। परफॉर्मेंस आई थिंक बढ़ जाती होगी, बट थोड़ा सा माइलेज में भी हाँ, माइलेज में थोड़ा शायद ड्रॉप होता होगा। और प्लस जो एग्जॉस्ट लोग ज्यादातर चेंज कराते हैं साउंड के लिए, क्योंकि इसका जो बहुत ही मेलो साउंड है पैरेलल ट्विन का, और हल्का सा विसल सुनाई देता है, और अगर आप बहुत हाई स्पीड में हो तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए जो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्ट हैं, जिनको रेविंग पसंद है, तो वो चेंज कराते हैं। और बाइक जब आप चलाते हैं, फॉर एग्जांपल रेनी सीजन है बैंगलोर में, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बारिश हर साल होती है, तो बाइक गंदी कितना जल्दी होती है, या फिर उसको क्लीन करना कितना इजी है? तो अगर आप इसका ओवरऑल डिजाइन देखें, इट्स जस्ट जो मेन फ्रेम, टैंक, टायर्स एंड हैंडल, इसके अलावा उतना और कुछ है नहीं इस बाइक में। तो क्लीनिंग उतना मुश्किल है नहीं। बस खाली जो इंजन बे एरिया है, बस इस पे थोड़ा सा अंदर साफ करना होता है, क्योंकि अंदर कीचड़ फंसने का चांस ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा बाकी तो ओपन ही है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसका जो मडगार्ड एरिया है, जो मेन सब फ्रेम के साथ जुड़ता है, वो काफी अच्छा वेल कवर करता है टायर वाले एरिया को। तो कीचड़ जो है, स्लज ऊपर ज्यादा थ्रो होता नहीं है। तो आई थिंक गाइस हमने काफी कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में, और अगर कुछ चीजें बच जाती हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ही इज़ ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर, तो वो ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, कोई फीडबैक हो आपके पास तो ज़रूर से शेयर करिएगा, एंड शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये बाइक स्पेसिफिकली देख रहे हैं परचेस करने के लिए। एंड हम इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। थैंक यू सो मच अंकित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल। और आई थिंक ऑल द बेस्ट अगर जो भी इस बाइक को कंसीडर कर रहा हो, और आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स, तो मैं आई विल स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू गाइस, थैंक यू।